नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। महाराष्ट्र में चुनावी सरगर्मी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। काफी जद्दोजहद के बाद आखिरकार उम्मीदवारों के नामांकन की प्रक्रिया खत्म हो गई है, लेकिन अब टेंशन चुनावी लड़ाई की है और यहां दो तरीके की टेंशन है। एक तो चुनावी संग्राम तो है ही, लेकिन दूसरी तरफ बागियों का मेला भी है। चाहे वो महाविकास अघाड़ी हो, चाहे वो महायुति हो, दोनों ही गठबंधन बागियों के मेले से भी परेशान है। और भी सवाल यही है कि पर्चा दाखिला तक जितनी माथापच्ची हुई, इससे लग रहा है कि आगे भी वो जारी रहेगी, क्योंकि जिस तरह से कुछ सीटों पर बगावत और नेताओं के तेवर दिखाई दिए हैं, उससे एक बात तो साफ हो गया है कि लड़ाई आसान नहीं है। एक एक सीट पर फाइट एकदम टाइट। गठबंधन एक दूसरे को पटखनी देने के लिए एक दूसरे से पीछे नहीं रहना चाहता। आप उम्मीदवारों को ही देख लीजिए, चाहे वो आदित्य ठाकरे को घेरने की कोशिश हो या अजीत पवार की रणनीति हो। हर चढ़ते दिन के साथ, हर घटते समय के साथ महाराष्ट्र का पारा सियासी चढ़ता जा रहा है। और आज की डिबेट में हम यही जानेंगे कि महाराष्ट्र का सियासी उठाकर किस करवट बैठेगा, क्योंकि महाराष्ट्र में महज चुनाव नहीं, 2019 से लेकर 2024 तक जो कुछ हुआ वो भी एक बड़ा मुद्दा है। डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद खास मेहमानों से चर्चा। खत्म नामांकन की बारी, अब संग्राम की तैयारी। महाराष्ट्र की लड़ाई, सियासी पारा हाई। महायुति वर्सेस अघाड़ी, कौन किस पर भारी। इस बार का विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र में अब तक हुए सभी विधानसभा चुनाव से बिल्कुल अलग है। सीटों को लेकर जिस तरह की माथापच्ची देखी जा रही है, एक एक सीट पर खींचतान हो रही है, उससे एक बात है कि चुनाव काफी रोमांचक होगा। हर एक सीट पर शह और मात का समीकरण फिट किया गया है। एक दूसरे को हराने की काट खोजी जा रही है। 2019 के चुनाव से 2024 का चुनाव बहुत अलग है। लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर महायुति अघाड़ी आमने सामने है। इस बार लड़ाई महाराष्ट्र की कुर्सी की है, इसीलिए सियासी जंग और भीषण नजर आ रही है। महाराष्ट्र के साथ झारखंड और उत्तर प्रदेश का उपचुनाव भी होना है। झारखंड में 13 और 20 नवंबर को मतदान है, जबकि महाराष्ट्र की 288 सीटों पर एक ही चरण में 20 नवंबर को मतदान होना है। लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र ही सबसे बड़ा प्रदेश है जहां विधानसभा चुनाव हो रहा है और सबकी नजर इसी चुनाव पर टिकी है। टिकटों के बंटवारे को लेकर जिस तरह से महाराष्ट्र में माथापच्ची देखने को मिली है, उससे एक बात तो साफ हो गई है कि लड़ाई जोरदार होने वाली है। बारामती सीट से अजीत पवार के मुकाबले शरद पवार ने उनके भतीजे को ही मैदान में उतार दिया है, जो अजीत पवार को रास नहीं आई। अजीत पवार का कहना है कि एक गलती मैंने की थी लोकसभा चुनाव में, लेकिन अब वही गलती शरद पवार ने की है। नवाब मलिक के बगावती तेवर और उनके रुख को देखते हुए यही लगता है कि महायुति में भी सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी के विरोध के बावजूद उन्होंने पर्चा भरा है। मानपुर शिवाजी नगर विधानसभा क्षेत्र से नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का नामांकन भरा था, साथ ही में अपक्ष भी नामांकन दाखिल किया था और समय पे पार्टी की तरफ से एबी फॉर्म जमा कराया गया। और अब मैं चुनाव नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की तरफ से लड़ूंगा और इसके लिए मैं अजीत पवार जी, प्रफुल्ल पटेल साहब और स्टेट प्रेसिडेंट सुनील तटकरे जी का आभार मानता हूं कि उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया है और निश्चित रूप से इस विधानसभा से हम विजयी होंगे। टिकट नहीं मिलने पर विधायक को रोता हुआ भी देखा गया। विधायक के गायब होने की खबर भी चर्चा में रही। मतलब साफ है कि बागी दोनों तरफ है, फिर वो चाहे महायुति हो या फिर महाविकास अघाड़ी। तनातनी और बगावत दोनों ही खेमों में देखी जा रही है। 4 नवंबर तक नामांकन वापसी का आखिरी दिन है। दीपावली बाद बागियों को लेकर मन मनोबल का दौर भी चलेगा। कई उम्मीदवार अपना पर्चा वापस भी लेंगे। जिस तरह से आदित्य ठाकरे को वर्ली सीट पर फंसाने की कोशिश की गई है और शिवसेना ने मिलिंद देवड़ा को मैदान में उतारा है, उससे ये बात साफ हो गई है कि महाराष्ट्र की लड़ाई जोरदार होगी। अब इंतजार है 23 नवंबर का। देखना होगा कि सियासी ऊंट किस करवट बैठता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।
और सर, डिबेट करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है, लेकिन उससे पहले मैं आपको आज का सवाल बता देता हूं। खत्म नामांकन की पारी, अब क्या बड़े संग्राम की तैयारी? सवाल यह भी, महायुति वर्सेस अघाड़ी, कौन किस पर पड़ेगा भारी? और सबसे बड़ा सवाल, बागियों का मेला, क्या महाराष्ट्र के चुनाव में हो जाएगा बड़ा खेला? इस पर बातचीत करने के लिए संजय राणा, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ेंगे। सौरभ दुबे, राजनीतिक विश्लेषक, संजय द्विवेदी, नेता शिवसेना यूबीटी, संजय कौशिक, राजनीतिक विश्लेषक, और डॉक्टर विवेक कोरदे, प्रवक्ता, कांग्रेस पार्टी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं सौरभ दुबे जी आपसे ही शुरुआत कर रहा हूं, क्योंकि मामला जो है वो कहा जा रहा है कि महायुति में, बीजेपी में भी बागी काफी है जो कि परेशान कर रहे हैं। मामला दिल्ली तक भी आया। वो क्या, एक शेर है बड़ा मशहूर हिंदी फिल्म का, अगर आपको याद हो, सिनेमा आपने देखी हो, कि मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, और मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। वाह वाह वाह, मैं तो आपके शेर की दाद देता हूँ। शेर बहुत अच्छा है। शेर मेरा नहीं है सर, शेर नहीं, अप्लाई नहीं, अप्लाई अभी अप्लाई तो तो हो रहा है, अभी वो आप शेर अभी फिल्म आपका का है है। सर। अभी आपका ही मैं मान के चलता हूँ, फिल्म का जी। भी मान के चलता हूँ। अप्लाई जो हो रहा है वो निश्चित रूप से ये जो महाअघाड़ी है उस पर अप्लाई हो रहा है। बिल्कुल ठीक है, आपने जो इंडी अलायंस का गठबंधन हो, महाअघाड़ी का गठबंधन हो, इनके ऊपर ये सब अप्लाई होता ही रहता है, क्योंकि इस तरह की और भी बहुत सारी शायरी ढूंढेंगे आप, इनके ऊपर मिल जाएगी। देखिए, मुद्दे की बात यह है कुल मिलाकर के कि जिस प्रकार से जब चुनाव नजदीक आते हैं, टिकट का बंटवारा होता है, तो हर पार्टियों के अंदर जो है उठापटक तो होती है। भाई, सभी को चुनाव लड़ना है, बहुत सारे प्रत्याशी वहां पर अपनी तैयारियां कर रहे होते हैं, पार्टी को किसी एक व्यक्ति को ही टिकट देना होता है। अब चूंकि वहां पर गठबंधन की सरकारें हैं, तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी भी है, अजित गुट की जो पार्टी है वो भी है, एनसीपी, दूसरी तरफ जो शिवसेना है शिंदे साहब की, वो भी है। तो कुल मिलाकर के विचार विमर्श करके भारतीय जनता पार्टी कम से कम ऐसी स्थिति बना लेती है जहां पर कार्यकर्ताओं के बीच कोई झड़प नहीं होती, ना ही किसी प्रकार का कोई वाद विवाद होता है, ना ही मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के कभी जो है तमाम लोग दावे अपने करने लगते हैं। ठीक उल्टा आप महायुति महाअघाड़ी में चले जाइए। देखिए, महाअघाड़ी के मैंने जो शेर आपको सुनाया, वो शेर सर आपको कच्चा चबा जाएगा। शेर बड़ा खतरनाक है। अब खतरनाक क्यों है मैं आपको बताता हूं। बीजेपी ने मुंबई देवी के अलावा पूरा पश्चिम बोरीवली सीट पर बीजेपी को बगावत का सामना करना पड़ रहा है। बोरीवली विधानसभा से अब तक टिकट की उम्मीद लगाए बैठे गोपाल शेट्टी ने बगावत कर दी है, और शाइना एनसी की दावेदारी वर्ली सीट से थी। भाजपा ने ये सीट एकनाथ शिंदे को, गुट को दे दी, तो वो उधर चली गई और वहां से उनको कैंडिडेट बना दिया गया। और अब जब वहां से उनको कैंडिडेट बनाया गया, तो इस सीट से बीजेपी के अतुल शाह निर्दलीय उतरने के लिए तैयार हैं। ये तो मैं इक्का दुक्का आपको जो मैंने रिसर्च करके देखा, बाकी विवेक जी को बेहतर पता होगा, संजीव जी को बेहतर पता होगा। तो ये जो पानी कम था वाला शेर है ना सर, ये शेर बड़ा खतरनाक है सर। दुबे जी देखिए, आपका शेर जो है वो मैंने फॉरवर्ड कर दिया, क्योंकि ये वो शेर नहीं था जो शेर खाने वाला शेर सामने आता है। तो ये शेर फॉरवर्ड करने वाला था, मैंने फॉरवर्ड कर दिया महाअघाड़ी को। अब निश्चित रूप से देखिए, जिस प्रकार से आपने साइना एनसी का नाम लिया, अन्य लोगों का नाम लिया, मैं मानता हूं कि बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी होते हैं जिनकी बहुत अच्छी खासी दावेदारी उन सीटों पर होती है। जैसे साइना एनसी बहुत लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी रही है, प्रवक्ता भी रही है, उन्होंने अपनी एक तैयारी की है। अगर वो सीट जो है, अगर वो दूसरे जो है उनके गठबंधन के साथी को चली जाती है, तो निश्चित रूप से साइना एनसी जी भी कभी इससे नाराज नहीं होंगी। इसलिए नाराज नहीं होंगी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासनात्मक पार्टी है। इसके अंदर कार्यकर्ताओं को पता है कि सत्ता हमें नहीं चाहिए, हमें जनता की सेवा करनी है, और जनता की सेवा के लिए टिकट जिसको भी दिया जाएगा, चुनाव में जो भी जीत करके आएगा, वो निश्चित रूप से सरकार बनने के बाद सभी को, जनता को उसका लाभ मिलेगा। हाँ, अगर किसी का मन उठाव है तो चुनाव के बाद तमाम और प्रक्रियाएं होती हैं। भाई, एमएलसी का भी ऑप्शन होता है, राज्यसभा का भी ऑप्शन होता है। अगर कुछ चेहरे ऐसे रह जाते हैं जो पार्टी में अभी टिकट नहीं पा रहे हैं, चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं, उनको आगे जो है वो शामिल किया जाता है किसी न किसी प्रकार से। लेकिन मेरा मानना है कि ये जो उठापटक है, जो विचारों में मतभेद है, वो महायुति से ज्यादा महाअघाड़ी के अंदर दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के अभी से दावेदारी होने लगी है, जिस प्रकार से उद्धव ठाकरे जी को नीचे दिखाने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है, तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है शरद पवार जी और उद्धव ठाकरे और कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है कि वो इस चुनाव में किस प्रकार से गठबंधन के धर्म को निभाएंगे। नामांकन के सर हेडलाइन बता रहा हूं सर, विवेक जी ठीक है, मैं आ रहा हूं सौरभ दुबे आपके पास। एक हेडलाइन बता रहा हूं, मैं पढ़ रहा था, नामांकन के कुछ ही घंटे बचे हैं,
अघाड़ी की 20 सीटों पर फंस गई बात, कौन लड़ेगा तय नहीं। और महाराष्ट्र के कांग्रेस प्रभारी जो है रमेश चेन्नीथला, उन्होंने उद्धव सेना के नेता संजय राउत को बातचीत के लिए बुलाया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अगर बात नहीं बनती है तो दोनों पार्टियां कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट भी कर सकती हैं। तो सर ये शेर तो उनके लिए नहीं सर, विवेक जी ये शेर आपके लिए भी बड़ा खतरनाक है, पानी कम वाला शेर सर। नहीं, लेकिन आपने जो कश्ती की बात की ना, जहां कश्ती मेरी डूबी पानी कम था, जी सर, तो सामने तो कश्ती है नहीं, वो 3 पहिए की रिक्शा है और 3 पहिए के 3 चाक है, वो अलग अलग दिशा में जाता है। एक चाक जाता है पूना की ओर, दूसरा जाता है नागपुर की ओर और तीसरा रुकता है यही बंबई के परिसर। देखिए, इस बात को मैं मानता हूं कि अभी तक सभी सीटों का बंटवारा नहीं हो गया। आपका 20 का जो फिगर है वो बराबर नहीं है। 12 सीटों पर अभी भी बातचीत चल रही है। जी सर। महाराष्ट्र में सिर्फ हमारे अघाड़ी में 12 सीटों का फैसला बाकी है, लेकिन हमारे गठबंधन कोई ऐसा नहीं कहा कि मैंने गलती की थी, आप उसको दोहराते क्यों हो। हमारे गठबंधन में किसी को टिकट नहीं मिला, इसलिए रोया नहीं कोई और आत्महत्या की बात नहीं की। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारे पार्टी में से अभी तक किसी ने चौथे को समर्थन देने की बात नहीं की। तो हमारी कश्ती तो बराबर है और हम छोटे पानी में नहीं है, हम बड़े पानी में जाने वाले लोग हैं। और महाराष्ट्र में आज की जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति में हमें पूरा यकीन है कि हम 155 विधानसभा के मतदार संघ में आगे थे लोकसभा के इलेक्शन में। इस समय हम 180 सीट कमाएंगे। हमारे जो भी मतभेद है, वो मतभेद जो सीटों का बंटवारा है, वो होते ही जैसे ही 4 तारीख आएगी, आप देखेंगे कि एक सशक्त गठबंधन करके हमारी आघाड़ी खड़ी रहेगी और हम ये जो महाराष्ट्र को लूटने वाला गठबंधन, यहाँ के उद्योग जो गुजरात में लेके जाने वाला गठबंधन और महाराष्ट्र की जो अस्मिता है उस सवाल पर, और जो हमारे लोकसभा में जो थे संविधान जी, जातिगत जनगणना, इस सभी सवालों को हम इस लोगों के सामने सर रखेंगे। वो बात तो ठीक है सर, वो तो सरकार बनने की बात है सर। पहले 20 वाला मैटर तो सुलझा लीजिए विवेक जी। अभी 20 वाला मैटर सुलझा नहीं, आपने बोला उखाड़ फेंक देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे ना, मतलब नहीं, मैंने थोड़ा कोई उखाड़ बिखाड़ कुछ नहीं बोला जी। मतलब सरकार जा रही है, मैंने ये कहा कि 12 सीटों पे बात चल रही है जी। और आपके पास जो सूत्रों की जो खबर आती है, हमारे पास कोई सूत्रों की खबर नहीं आती जी। हमें जो बताया जाता है उतना ही हम यहाँ बोल सकते जी। ठीक है, मैं द्विवेदी सर के पास आ रहा हूं। संजय द्विवेदी जी, कहां मामला फंस गया है? सर कहीं विवेक जी कहीं मामला नहीं फंसा हुआ है। हमारी पूरी महाविकास अघाड़ी इंडिया गठबंधन एक साथ चुनाव लड़ने जा रहा है और ये आप देख लीजिएगा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा 2.5 साल में जो जो कृत्य किए गए, चाहे वो 4 जो वापस गए हों या जिस तरह से उन्होंने संगठन को तोड़ के, दोनों संगठनों को तोड़ के सरकार बनाई हो जी। 2.5 साल इंतजार नहीं कर पाई है कि 2.5 साल हम इंतजार कर लें, तब सरकार में ये था कि इनके जो माननीय मोदी जी के जो अभिन्न मित्र हैं उनको ठेके पट्टी कैसे मिलते, उनको ठेके पट्टी दिलाने के लिए द्विवेदी जी ये जो देखिए जो मुद्दे हैं वो तो हैं, वो आप लोग लेके जाएंगे इलेक्शन में, मुझे उससे कोई एतराज नहीं है। लेकिन मुझे खबर ये मिल रहा है कि कांग्रेस नेता वर्सोवा, बायकुला और वडाला सीट पर अपना उम्मीदवार चाहते हैं और आप लोगों ने ऑलरेडी उस पर कैंडिडेट दे दिया है। और जो कांग्रेस के प्रभारी हैं वो ये भी कह रहे हैं कि अगर बात नहीं बनी, सीटें एक्सचेंज नहीं हुई शिवसेना के साथ, तो फ्रेंडली फाइट के लिए तैयार रहना होगा। देखिए आगे चल के क्या समीकरण बैठेंगे क्या नहीं बैठेंगे, लेकिन हमारी कम से कम 280-270 सीटें डिक्लेयर हो गई हैं और जैसा भी निर्णय होगा वो सब आपस में बैठ हम लोग कर लेंगे। लेकिन चुनाव की तरफ जाने का अब हमारा सीटों चक्कर नहीं पड़ना है कि हम दिन भर सीटों चक्कर में पड़े रहें। जो भी निर्णय होगा उसके लिए टीमें बन गई हैं, हमारी बना दिए गई, कांग्रेस से बना दिए गए हैं, से बना दी गई है, शिवसेना से भी बन गए, वो बैठ के डिसाइड कर देंगे, डिसाइड हो जाएगा।
लेकिन आज जो समस्या जो जटिल आ रही है, जिस तरह से ऐतिहासिक जीत लोकसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी को मिली, ये निश्चित आप जान लीजिए कि आज जो जनता है, शिवाजी का जो मूर्ति गिरना या इस तरह जो बिहार वगैरह में पुल गिरने, आए दिन एक्सीडेंट, रेलवे जो ट्रैक हमारा रेलवे जो है वो गिर मतलब टकरा जानी है, गिर जा रही है, फसल जा रही है, जो ये सब चीजें चल रही हैं देश में, यह चाचा बुजुर्ग आज तक महायुति द्वारा ऐसा सरकार चली गई है, लेकिन महंगाई और रोजगार, लेकिन द्विवेदी जी, जब इलेक्शन से पहले ही पटरी नहीं खा रही है आप लोगों की दोस्ती, तो इलेक्शन के बाद क्या भरोसा है कि आप लोग साथ रहेंगे? जब शुरुआत से ही कंस्टिट्यूएंसी को कहते हैं ये धीरे धीरे ये मामला और बड़ा होता जाएगा। अब ये मन में रह जाएगा कि भैया हमने 3 सीट के लिए बोला, आपने 3 सीट दी नहीं, आपने पहले कैंडिडेट का ऐलान कर दिया, तो मामला आगे जाके फंसेगा। मैं उस बात की चिंता कर रहा हूं। सर 2019 हम लोग गठबंधन में हैं जी, ठीक है। आप ये कह रहे हैं 2019 से गठबंधन में, आगे उसका सम्मान होगा। आपकी आवाज थोड़ी फंस रही है, मैं एक बार पीसीआर से चेक करवाता हूं। संजीव कौशिक जी के पास जा रहा हूं। मैंने कहा कि गठबंधन 2019 से गठबंधन में है, महाविकास अघाड़ी बनी, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लेके बनी, 2019 के बाद लोकसभा चुनाव हुए, तमाम चुनाव हुए, कहीं कोई दिक्कत देखने मैं सौरभ दुबे जी आ रहा हूं। जब कोई दिक्कत नहीं मिली देखने को, तो अब दिक्कत कहां से हो जाएगी? अब तो ये फोकस करना है कि जो महायुति द्वारा 2.5 साल जो सरकार चली, जबरदस्त सरकार चली है, असंवैधानिक सरकार जो चली है, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी माना, उस जनता जो ठीक है। संजीव कौशिक जी, निदा फाजली बहुत मशहूर शायरी लिखती हैं, वो बहुत काफी अच्छी लाइंस इनकी रहती हैं और काफी फेमस है। वो लिखती हैं, फासला नजरों का धोखा भी हो सकता है, वो मिले या ना मिले हाथ बढ़ाकर देखो। तो कहीं ये हो सकता है कि महायुति का कोई ट्रैप हो, जैसा कि वो इस शायरी में लिखा हुआ है, फासला नजरों का धोखा भी हो सकता है। वो इतना जब कभी मिलती तो गिल्ली और शर्मिंदगी भी ना रहे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ भाई कि जब हमारे बोलना शुरू करते तहरीर करने बैठे हुए हैं लगातार। जी विवेक जी आ रहा हूं, विवेक जी एक सेकंड आ रहा हूं। हाँ। बोलते हैं विपक्षी पार्टियां सत्ता में है, हम लोग सत्ता में आने के लिए नहीं, छोटे भाई को उप मुख्यमंत्री बनाते हैं, कहते हैं सत्ता में आने के लिए लायक नहीं, आप सरकार बनाते हैं, सत्ता में आने के लिए लायक नहीं है। आप बिहार पार्टी के मुखिया को मुख्यमंत्री बनाते हैं, अपने 2 जाते हैं, कहते हैं सत्ता में आने के लिए हम लायक नहीं। साहब आंख और कान समझती है और देखती भी है। दूसरी बात, 4 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित के घर तक मीटिंग चली, उसमें ये कौशिक जी आपकी आवाज बिल्कुल साफ नहीं आ पा रही है। मैं एक बार पीसीआर को बोलूंगा आपका ऑडियो चेक करें। मैं सौरभ दुबे कुछ कहना चाह रहा हूं, उसके विवेक जी आपके पास आ रहा हूं। संजीव कौशिक जी का ऑडियो प्लीज चेक कीजिएगा पीसीआर। सौरभ दुबे जी देखिए, जो संजय द्विवेदी जी और डॉक्टर विवेक जी की जो आपसी तालमेल है, उससे तो मुझे एक पिक्चर का वही गाना याद आता है कि दुश्मन न करे जो दोस्त ने वो काम किया है। तो लगातार जब उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री थे, तो कांग्रेस पार्टी ने किस प्रकार से लगातार खींचतान करके उनको जो है उनका अपमान करने का प्रयास किया, ये सबने देखा। 100 करोड़ क्या आरोप घोटाले का, 100 करोड़ वसूली का ऐसा कौन सा गृह मंत्री था जिसके ऊपर आरोप लगा 100 करोड़ घोटाले का? पहली बात। दूसरी बात, जो दहेसर, जो बांद्रा से लेकर के दहेसर तक हाईवे पर काम चल रहा था, चाहे वो मेट्रो का काम हो, चाहे वो सड़कों का काम हो, उस काम को धीरे करने का किसने प्रयास किया और साथ ही साथ रोकने का भी प्रयास किया, किसने किया? ये डॉक्टर विवेक जी को भी बताना चाहिए और शिवसेना के हमारे जो भाई साहब बैठे उनको, उद्धव गुट से, उनको भी बताना चाहिए निश्चित रूप से। सबसे बड़ी बात मैं क्या कह रहा हूं कि उद्धव ठाकरे जी और शरद पवार जी, आज कांग्रेस पार्टी, देखिए अभी जो लोकसभा के चुनाव हुए थे, लोकसभा चुनाव में शरद पवार जी की जो पार्टी थी वो 8 सीटों पर जीत करके आई थी और मेरे हिसाब से 10 या 12 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। उद्धव ठाकरे जी को उतनी कामयाबी नहीं मिली थी पिछले लोकसभा चुनाव में।
बावजूद उसके क्यों घुटने टेकने पड़े कांग्रेस पार्टी को उद्धव ठाकरे जी के सामने? पहली बात कि उसको 120 सीटों पर जो पार्टी लड़ने जा रही थी वो घटते घटते 90 सीटों तक के और नीचे सीटों तक पर आने के लिए तैयार हो गई। शरद पवार जी ने ऐसी कौन सी बात से उनको जो है मना लिया जो शरद पवार जी अब स्वयं अपने परिवार को नहीं इकट्ठा रख पाए? वो क्या इस गठबंधन को इकट्ठा रख पाएंगे? ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत बड़ा सवाल है। उद्धव ठाकरे जी जिनकी महत्वाकांक्षा मुख्यमंत्री पद को लेकर के हमेशा से रही है, वो मुख्यमंत्री पद के हमेशा से दावेदार भी रहते हैं और पूर्व मुख्यमंत्री रह भी चुके हैं। तो क्या उनके रहते कोई और दूसरा मुख्यमंत्री इस गठबंधन में हो सकता है? कोई दावेदारी हो सकती है क्या? ये भी कांग्रेस पार्टी को जवाब देना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी को साथ ही साथ ये भी जवाब देना चाहिए कि जो संविधान की बात की थी, आरक्षण की बात की थी, पिछड़ों, दलितों, गरीबों के लिए जो बात की थी कि पीडीए काम करेगा, ये इनके गठबंधन के जो मुद्दे थे, क्या हरियाणा की जनता ने उनको नकार नहीं दिया? क्या लोकसभा चुनाव के अंदर जो नैरेटिव सेट किया गया था, क्या हरियाणा की जनता ने उसको नकारा नहीं पूर्ण तरीके से? जी ठीक है, तो विवेक जी के पास जा रहा मुझे हूं। लगता है कि विवेक जी को ये जवाब देना जी चाहिए। विवेक जी कुछ कहना चाहते हैं? विवेक जी, मुझे ये कहना है कि हमारे बीजेपी के जो सम्माननीय प्रवक्ता है, उन्होंने ये कहा कि हम सत्ता के लिए इलेक्शन नहीं चुनते, हमें लोगों की सेवा करनी है, इसलिए हम इलेक्शन में खड़े हैं। अभी मैं उनको पूछता हूं, जब शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन था तो 100% भाजपा की घोषणा किसने दी थी? वो सेवा के लिए आए थे ना। तो शिवसेना साथ होते हुए, सरकार होते हुए भी वो 100% की घोषणा दे रहे थे। और आज भी अमित शाह ये कह रहे हैं कि अगला इलेक्शन जो होगा वो हम अकेले के दम पे लड़ेंगे। इससे सीधा मालूम होता है कि ये बीजेपी की जो भी लड़ाई है वो सत्ता के लिए है। ये हो गई एक बात। दूसरी बात, ये कैसे सत्ता पे आए हैं? दूसरों की पार्टियां तोड़ के, जिस पार्टी के साथ उनका 35 साल से गठबंधन था, ऐसे पार्टी को उन्होंने तोड़ा और ये सत्ता पे आ गए और ये कह रहे हैं कि हम सत्ता के लिए सत्ता पे नहीं आ रहे। और तीसरी बात, जिस तरीके के विज्ञापन ये कर रहे हैं, अगर उन्होंने कुछ काम किया होता तो इतना विज्ञापन करने की नौबत उन पे नहीं आती। तो ये कोई काम की सरकार नहीं है, ये विज्ञापन की सरकार है। दूसरी जो वो बातें गिनते हैं, तो मैं उनको बताता हूं कि ये भी बातें बताऊं कि महाराष्ट्र से आज तक इनके शासनकाल में 12,000 मध्यम, सूक्ष्म और लघु उद्योग बंद हो चुके। महाराष्ट्र के हर नागरिक के ऊपर 40,000 का कर्जा इन लोगों ने किया। और अगर मुझे आप इजाजत देते हैं तो कौन से बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेके गुजरात भगाए हैं ये मैं यहां बता सकता हूं, लेकिन उसमें मुझे समय बर्बाद नहीं करना है। अभी उन्होंने ये कहा कि हम मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ आरोप लगा रहे थे। कांग्रेस, एक आरोप बताइए हमने मुख्यमंत्री रहते हुए उद्धव ठाकरे जी के ऊपर लगाया। हमारा जो गठबंधन है वो गठबंधन संविधान विरोधी ताकत को, सांप्रदायिक ताकत को और देश को जात पात में बांटने वाली ताकत को बाहर रखने के लिए बना है। और हम एक साथ मिलकर ये चुनाव लड़ेंगे और हम सत्ता में भी आए। नहीं, लेकिन कुर्सी के लिए नहीं है ये। कोई भी राजनीतिक पार्टी तो कुर्सी के लिए लड़ती है ना सर। आपने भी गठबंधन किया, कुर्सी के लिए किया हुआ। आपकी जो सीटों की लड़ाई चल रही है कुर्सी के लिए ही चल रही है। भाजपा के सम्माननीय प्रवक्ता ने ये कहा कि नहीं, विवेक जी, आप काफी सीनियर अनुभवी नेता हैं और काफी बड़े भी हैं आप। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपने तो सौरभ दुबे को काउंटर किया, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग भी जो माथापच्ची कर रहे हैं, नहीं 102 नहीं 104 कर दो, नहीं 80 नहीं 82 कर दो, 85 कर दो, 20 कर दो, 22 कर दो, ये भी तो कुर्सी की लड़ाई है कि भाई जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी दावेदारी। बिल्कुल दबाव ये कोई समाज सेवा थोड़ी है। जी विवेक जी, देखिए, हम जो राजनीति करते हैं वो समाज सेवा के लिए ही करते, ये पहली बात। ये 100 करोड़ वाली राजनीति का जवाब नहीं दिया आपने। देखिए, ये बीच ठीक नहीं है दुबे जी, ठीक नहीं है दुबे जी, मुझे पूरा करने दो। बोलिए, बात में बोलिए ना आप। बोलिए। अरे 5 साल आप बोलिए ना बात। मुझे सिर्फ इतना ही कहना है आप जी, मुझे इतना कहना है कि हम 3 गठबंधन के लोग हैं
अपने पार्टी को ज्यादा से ज्यादा सीट मिलनी चाहिए, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। और हम सीटों का बंटवारा इस विषय पर करते हैं कि कौन सी पार्टी जीतने के कहां से ज्यादा असर है, और उसमें ज्यादा आएंगे उनको हम दे देंगे। और आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और दुबे जी आप ज्यादा खुश मत रहिए। विवेक भाई, आपने वर्सोवा, बाइकुला और वडाला सीट से, हो जाएगा सब। बाइकुला, वडाला और वर्सोवा सीट से आप उम्मीदवार चाहते थे, आपको नहीं मिला। मैं तो ये, आप 3 सीटों पर उम्मीदवार चाहते थे, शिवसेना ने पहले वहां कैंडिडेट दे दिया, तो सामंजस्य की बात नहीं रह गई ना फिर। सौरभ दुबे, एक सेकंड में आ रहा हूं, संजय राणा भी हमारे साथ जुड़ गए। मैं आ रहा हूं आपके पास सौरभ दुबे, थोड़ा वेट कीजिएगा। संजय द्विवेदी कुछ कहना चाह रहे, लेकिन संजय राणा से पहले सौरभ दुबे, एक सेकंड वेट कीजिए, आ रहा हूं। मैं संजय द्विवेदी जी आ रहा हूं, संजय राणा से कमेंट ले ले, अभी जुड़े, उसके बाद मैं आ रहा हूं। संजय राणा जी, इतना परेशान ना होइए। 100 करोड़ इतना परेशान होने की जरूरत नहीं। 100 करोड़ के चक्कर में द्विवेदी जी आ रहा हूं। 100 करोड़ वाले गृह मंत्री संजय राणा जी, संजय राणा जी, महाविकास अघाड़ी से लेकर महायुति तक एक ही कहानी है। एक तो बागियों ने पूरा खेल फंसाया हुआ, और दूसरी तरफ सीटों के बंटवारे को लेकर अभी तक आम सहमति नहीं बन पाई है। विवेक, गुड इवनिंग टू माय फेलो पैनलिस्ट। अभी मैं बहुत ध्यानपूर्वक सबको सुन रहा था, और हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता इतने भोले और मासूम लग रहे हैं, टीवी पे दिख भी रहे हैं, इनकी बातों से भी लग रहा है कि ये समाज सेवा करने आए। भैया, अगर आप समाज सेवा करने आए तो भाई आप पूरी की पूरी सीट शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट को दे दीजिए, एनसीपी को दे दीजिए। आप तो सेवक है, सेवक को लालच नहीं होना चाहिए। जो महापुरुष होते हैं उनको लालच नहीं होती है। तो आप ऐसे महापुरुष कांग्रेस पार्टी में हैं, और कांग्रेस पार्टी की महापुरुष। अरे सर, द्विवेदी जी, अरे द्विवेदी जी, आप पे भी आएंगे तो राजनीतिक विश्लेषक। अरे भाई साहब, ये देखो, हम समस्या क्या है, सैया पे लेटी हुई पार्टी और एक कब्र में लेटी हुई पार्टी, दोनों चिल्लाना चालू कर दिया। अरे सब्र कर लो, सब्र, अरे सब्र कर लो, अभी आ रहे हैं, तिलक लगा के बैठे भी आ रहे हैं। अब ये देखिए, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के माननीय परम पूज्य द्विवेदी जी बैठे हैं। अब ये बोल रहे हैं कि मैं सेवा करूंगा। ये ऐसा व्यक्ति जिनके पिताजी ने खुद बोला था कि मैं कभी कांग्रेस के साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा, उनका पुत्र सत्ता के मोह में मुख्यमंत्री की कुर्सी से कर लिया, कलवे चाटने लगा। जब ये बात कर रहे हैं कि हम जनता की सेवा करेंगे, भूल जाइए भारतीय जनता पार्टी ने 2.5 साल में क्या काम किया। पहले मान लीजिए, आप बता दीजिए 2.5 साल में आपने काम क्या किया। आपने एक काम किया, लोगों को मरवाया, आपने दूसरा काम किया। अरे बता रहा हूं भैया, कंगना रनावत का घर तोड़वाया, आपने 2 ही महान काम किए, तीसरा कोई काम नहीं किया है। दुर्भाग्य इस बात का है कि सारी महत्वाकांक्षी पार्टी, परिवारवादी पार्टी एक साथ मिट करके अपनी राजनीतिक ढूंढने के लिए, अपनी राजनीतिक जमीन बचाने के लिए युद्ध कर रही है, और आपस में समन्वय नहीं बना पा रही। विवेक, अरे संजय जी, मैं आपकी तरफ देखिए, ऐसा है, आपकी तरफ मैं एकदम खतरा ही नहीं करता हूँ, बात करते हैं, एक पार्टी कब्र में है, पार्टी सैया में लेती है, और दोनों के प्रवक्ता एकदम हाफ रहे हैं, उसके बाद भी झगड़ा कर रहे हैं, एक एक करके। अरे कैसे डिबेट होगी भाई, कहाँ से पकड़ जाते हैं? एक एक करके राजनीतिक विश्लेषक बन गए, अपना बयान एक एक करके। द्विवेदी जी, मैं आ रहा हूँ। द्विवेदी जी, देखिए, आप दोनों का ही नाम संजय है, और दोनों ही दूरदृष्टि वाले विश्लेषक और नेता हैं। एक एक करके संजीव कौशिक जी काफी देर से वेट कर रहे हैं, उनके पास जाना है। एक एक करके संजय द्विवेदी और संजय राणा जी। संजय राणा जी की बात आ जाने देते हैं, फिर संजय द्विवेदी का जवाब ले लेंगे। संजय राणा जी, देखिए, ऐसा है कि अपने अपने समय पे सब लोग जिसको भी काउंटर करना काउंटर कर सकता है, उसमें कोई विरोध नहीं। मैं अपने वक्त पे ही बोलूंगा। लेकिन समस्या क्या है कि अगर ये बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पब्लिसिटी की पार्टी है, मैं मान लेता हूं इनकी सारी बातें। भैया, 2.5 साल में आपने कौन सा 4 काम बता दीजिए, नहीं गिना पाएंगे। 4 काम आप गिना नहीं पा रहे हैं, और आप बातें कर रहे हैं कि हमने बहुत कर दिया। महाराष्ट्र पे 40,000 करोड़ का कर्जा हो गया। भैया, 2019 में कितने हजार करोड़ का कर्जा था, प्रति व्यक्ति आय कितनी थी, और प्रति व्यक्ति कर्जा कितना था, बता दीजिए बिना गूगल देखे। गूगल में लगे धाकने। समस्या क्या है, जब टीवी में आते तो पढ़ लिख के आए। नहीं, संजय राणा जी, देखिए, जो मुद्दे हैं वो तो हैं, आंकड़े में आपसे देखिए, जो जमीनी मुद्दे हैं वो है, वो हरियाणा के चुनाव में भी थे, वो जम्मू कश्मीर के चुनाव में भी थे, वो
और यूपी के उपचुनाव में भी रहेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि घर का भेदी लंका ढाए, और घर के अंदर जो बगावत महायुति में है इस वक्त कुछ सीटों पर, यह मामला तो दिल्ली तक भी पहुंचा और खबर यह भी आई कि केंद्रीय गृह मंत्री जी ने उसको एड्रेस भी किया। क्या बागी खेल खराब करने वाले हैं महायुति में, ये मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। देखिए, महायुति हो या गठबंधन हो, दोनों की मैं चर्चा कर रहा हूं। तकरीबन 5300 नॉमिनेशन फाइल किए गए हैं। टोटल सीट कितनी है? 288 सीटें। आप समझ सकते हैं 5300। अब देखिए, जहां बड़ी पार्टियां होती हैं, एक कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए 10 उम्मीदवार हो सकते हैं। वो किसी पार्टी में हो सकते हैं, चाहे महागाड़ी में हो, चाहे वो शिवसेना में हो, चाहे वो कांग्रेस में हो, चाहे एनसीपी में हो। किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा, वो हो सकते हैं। लेकिन ऐसा होता है कि ये समन्वय बनाना पड़ता है। और ठीक है, संजीव कौशिक कुछ बोलना चाह रहे हैं। संजीव कौशिक जी, इसका संजय द्विवेदी आपके पास आ रहा हूं। संजीव कौशिक, काफी देर के बाद जुड़े हैं। संजीव जी बताइए। यहाँ तो राजनीति की अलग परिभाषा बताई जा रही है कि यदि आप समाज सेवी हैं तो अपनी सारी सीटें को अपने गठबंधन के लोगों को दे दीजिए, फिर समाज सेवी कहलाइए आप। अब इस तरह की परिभाषा है तो जीवन में पहली बार मैं सुन रहा हूं। हम तो यही जानते थे कि राजनीति के एक माध्यम है समाज सेवा करने का, और आप राजनीति में आते हैं तो प्रखर रूप से समाज की सेवा कर पाते हैं। जब आप सत्ता में आते हैं तब और मजबूती के साथ सेवा कर पाते हैं। राजनीति में समाज सेवा होती होगी, मुझे नहीं पता, लेकिन आज की तारीख में कोई राजनेता बनता है तो उसमें बहुत कम ही नेता ऐसे होते हैं जो समाज सेवा के भाव से राजनीति में जुड़ते हैं। 2 मिनट के लिए मान भी लेते हैं, अल्टीमेटली सबको स्थान, पद और कुर्सी चाहिए ही होती है। कौशिक जी, 2 मिनट के लिए मान भी लेते हैं कि संजय भाई ने विपक्षी पार्टी के लिए ये सिद्धांत लागू किया, तो क्या भारतीय जनता पार्टी पर भी ये लागू नहीं होता है? क्या उनके ऊपर भी यही लागू होता है कि वो भी सत्ता के सुख में आते हैं? उनको कैसे इससे वंचित कर देंगे और बरी कर देंगे? मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि देखिए, दोनों गठबंधन के दलों की अपनी कुछ मजबूरियां हैं, ये कहने में हमें कोई गुरेज नहीं। इसी गठबंधन की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए 3-4 दिन पहले अमित शाह जी के घर में जो लगभग 2:30 बजे रात तक जो मीटिंग हुई थी, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि अपने भारतीय जनता पार्टी के बागियों पर नजर रखी जाए और कड़ी हिदायत दी थी कि वो चुनाव में लड़ने न जाए। मतलब ये सारा खेल वो खराब करने की हैसियत रखते हैं। उन्होंने, जिनको आप कथित रूप से ये लोग चाणक्य मानते हैं राजनीति के, उन्होंने ये बात कहा था। और कांग्रेस पार्टी भी ये बात मानती है कि भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण के लिए बहुत सारी चालें जो चलती है, वो हो सकता है कि इस बार भी चलने का प्रयास करे। अपने तमाम नेताओं को उन्होंने हिदायत दिया है कि आप मूल मुद्दे पर फोकस कीजिए और इधर उधर बातें करके किसी तरह के बीच में फंसने का प्रयास नहीं कीजिए। आप धर्म से या धार्मिक जिस तरह की वो ध्रुवीकरण की कोशिश करते हैं, इस पर ध्यान रखते हैं। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि जब दुबे जी हो या संजय जी हो जब बोलना शुरू करते हैं तो ऐसे लगते हैं कि बाकी भारतीय राजनीति में सारे लोग मतलब राजनीति करने आते हैं सत्ता की सुख के लिए, और ये सत्ता इनको चाहिए ही नहीं। भाई साहब, इसलिए मैं कह रहा था कि साफ मैं 30 सेकंड का एक काउंटर देना चाहता हूँ। भाई ये बता दीजिए, अखिलेश के पिताजी साइकिल से चलते थे, अखिलेश जी मर्सिडीज में चल रहे हैं, आपके नेता अल्टो में चलते थे, आज काफिला लेके चल रहे हैं। राहुल गांधी जी क्या करते थे, उनकी आमदनी देख लीजिए। शिवसेना का जो मातोश्री भवन है उसको देख लीजिए। सब लोग सेवा ही कर रहे हैं, अपने परिवार की सेवा जरूर कर रहे हैं। आप कहते हैं कि हम राजनीतिक दल नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ राजनीति में, ये तो कांग्रेस के बड़े भाई साहब ने कहा है कि हम तो सेवा करना चाहते हैं। भैया सेवा करना चाहते हैं, उनका परिवार सेवा ही कर रहा है बिना कुछ किए हुए हजारों करोड़। ठीक है राणा जी, एथिकल डिबेट नहीं कर रहे हैं हम लोग, आज बगावत पे और बागियों पे डिबेट हो रही है। कौशिक जी की बात पूरी हो गई, सौरभ दुबे जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन संजय द्विवेदी जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। संजय द्विवेदी के पास, उसके बाद विवेक जी आपके पास आ रहा हूं। सौरभ दुबे 1 सेकंड वेट कीजिएगा। संजय द्विवेदी जी, देखिए अभी जी मैं महाराष्ट्र में हूँ, अंधेरा जल्दी हो जाता है, ध्यान रखिए। 100 करोड़ रुपए का आरोप लगाया जी, और आरोप लगाया किसने था? कमिश्नर से परमवीर जी, उनसे देवेंद्र फडणवीस जी ने लगवाया था। वो 100 करोड़ का जो आरोप है, आते आते 1 को 70 लाख में बदल गया। देखिए 100 करोड़ आरोप लगा रहे हैं और वो हाईकोर्ट आए भी नहीं। वो अपने आरोपों को सिद्ध करने के लिए कमिश्नर साहब आए भी नहीं हाईकोर्ट, आरोप लग गया साहब। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल शराब कांड में सभी अंदर हो गए, अब इसके बाद ईडी के वकीलों के पास उसका जवाब ही नहीं, तो जमानतें सबकी होती चली जा रही हैं। मैं यही कह रहा हूं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी प्रचार करती है कि शिवसेना, उद्धव ठाकरे जो है हिंदुत्व छोड़ दिया, मैं एक चीज पूछता हूं इनसे, एक बात बहुत छोटी सी। 2014 में शिवसेना चुनाव अलग लड़ी थी, शिंदे जी मौजूद थे कि नहीं? 40 विधायक मौजूद थे कि नहीं?
2019 में जब हम पार्टी गठन कर रहे थे, जब कांग्रेस से और एनसीपी से बातचीत कर रहे थे, तो उसमें शिंदे जी जो थे वो हमारे विधायक दल के नेता थे। चिट्ठी पत्री काम उन्हीं का था, पहुंचाने लाने का। तो क्या उस समय मौजूद नहीं थे वो? तो उस समय उनको ये नहीं लगा कि साहब उद्धव ठाकरे जो है एनसीपी और कांग्रेस सरकार बना देंगे, तो ये गलत है। द्विवेदी जी, एक और सवाल, ये तो आप लोगों का मैटर था। मेरा सवाल इससे थोड़ा सा अलग है। द्विवेदी जी, मेरा सवाल इससे थोड़ा सा अलग है। क्या हरियाणा के चुनाव के नतीजे के बाद आप लोगों ने कांग्रेस को कमतर आंका या हल्का कर दिया है? मैं ये पूछना चाह रहा हूं। विवेक जी, शिवसेना कांग्रेस एनसीपी बराबर पार्टी में 85 सीटें नहीं, तभी मजाक उड़ा रहे थे हमारे भाई प्रवक्ता जी, उड़ा रहे थे। आज देखिए शिंदे जी को बता रहे मुख्यमंत्री कैंडिडेट है और 160 सीटें बढ़ रही बीजेपी। आप देखिए मेरी बात, और कांग्रेस शिवसेना कितने बढ़ रही? 70 सीटों पे। जिस शिवसेना को 126 सीटें मिलती थी जब उद्धव ठाकरे उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, आज उसकी स्थिति क्या करती बीजेपी ने? बीजेपी यही चाह रही थी कि एनसीपी जो राष्ट्रीय पार्टी पहले थी उसको राष्ट्रीय पार्टी दर्जा दिलवाया गया, एनसीपी तोड़ी गई। जबकि क्या था? भ्रष्टाचार मुक्त भारत। राणा जी, भ्रष्टाचार मुक्त भारत। चक्की पीसेंगे। प्रधानमंत्री 70 करोड़ के अपराधी है ये, और आज मुख्यमंत्री बने बैठे। जितने देश के जितने भ्रष्टाचारी हैं, आसाम ले लीजिए, पश्चिम बंगाल लीजिए, महाराष्ट्र ले लीजिए, हम महाराष्ट्र की बात करते हैं। ठीक है, सौरभ दुबे कुछ कहना चाह रहे हैं। गुस्से में लाल हो गए सौरभ दुबे, आपके जवाब से गुस्से में लाल हो गए सौरभ दुबे। सौरभ दुबे जी गुस्से से अच्छा, सौरभ दुबे जी गुस्से से लाल हो गए। देखिए, अब गुस्से में भी मुस्कुरा रहे हैं, देखिए लाल लाल दिख रहे हैं। पटेल सुन लीजिए, प्रफुल्ल पटेल जो है उनमें 300 करोड़ का घोटाला लगा था जब वो मंत्री, मतलब वो जो दाऊद की। सौरभ दुबे जवाब दे रहे हैं। सौरभ दुबे जवाब दे रहे हैं आपको। ठीक है, संजय द्विवेदी जी आ रहा हूँ, उसके बाद विवेक जी आपके पास आऊंगा। तो ईडी ने केस वापस ले लिया। नहीं, देखिए आप लोग इन मुद्दों को हर एक चुनाव में लेके जाते हैं, लेकिन इसका जमीनी असर बहुत दिखता नहीं है सर। मैं इन मुद्दों पर आज बहुत कम बात कर रहा हूं, क्योंकि मेरा फोकस आज गठबंधन पर है, कैंडिडेट्स पर है और बागियों पर है। सौरभ दुबे आपको जवाब देना चाह रहे हैं। सौरभ दुबे, ठीक है, मैं तो यही कह रहा हूँ संजय जी, सुन लीजिए, आप अपने टाइम में बोलिएगा, आप सुन लीजिए, बहुत धैर्य से हमने सुना, आपको सुन दीजिए। गुस्से से लाल हो गए सौरभ दुबे, देखिए। नहीं, गुस्से से नहीं, भगवा की लालिमा है जो मेरे चेहरे पे आपको दिख रही है, और ये भगवा से जो है घबरा रहे हैं कुछ लोग। भगवा टीका भी मैं कौन खोलता हूँ आपकी भगवत टीके की? देखिए, रुक जाइए। जो आप मोहनजोदड़ो के और हड़प्पा की संस्कृति से कहानियां निकाल के सुना रहे हैं, अभी आप ये बताइए कि पिछले 5 सालों में जो आप उद्धव ठाकरे जी माननीय मुख्यमंत्री थे, उस समय क्या क्या घटना हुई? मैंने 100 करोड़ वाले ऐसे गृह मंत्री जो इस्तीफा देकर के जिनको जेल जाना पड़ा 100 करोड़ की वसूली करते हुए, पर 100 करोड़ नहीं दिया। 2.5 साल का ही पूछ रहा हूँ, 2.5 साल में 100 करोड़ बड़ी प्रॉपर्टी होती है, अब क्या 1000 करोड़ में जाएंगे? अब सुनिए, उसके बाद वहां महाराष्ट्र के अंदर साधुओं की हत्या होती है, और स्वर्गीय जो है उद्धव ठाकरे जी के जो पिता, अरे वो छोड़िए, वो उस पर काफी डिबेट सौरभ दुबे जी हो चुकी है। 5300 नॉमिनेशन हुए हैं, बागियों का क्या करेंगे ये बताइए? 5 साल में इनकी सत्ता को 2.5 साल महाराष्ट्र की जनता ने देखा ना, वहां पर जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार सौरभ दुबे जी, आप संजय जी को कह रहे हैं कि भाई आप हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की बात कर रहे हैं, आप भी तो पालघर की बात कर रहे हैं। भ्रष्टाचारी जो आपने लिए हैं उनका एक एक करके, आवाज नहीं आ पा रही है, एक एक करके। मैं सौरभ दुबे, मेरा सवाल ही, बागियों से कैसे निपटेंगे आप लोग? कैसे निपटेंगे, मैं बता रहा हूँ कैसे निपटेंगे। देखिए, बागियों से जो है भारतीय जनता पार्टी, महायुति जो गठबंधन है, वो पूर्ण तरीके से उनको मनाने का काम कर चुका है। जो कुछ बागी हैं उनको ये अनुशासनात्मक तौर पे कह दिया गया है कि आप पार्टी की विचारधारा के साथ, पार्टी के साथ चुनाव में खड़े रहिए, और किसी प्रकार का कोई भी अगर आपके अंदर आक्रोश है तो उसको शांत करके। भाई साहब, नवाब मलिक का भी नॉमिनेशन हो गया, आप लोग तो विरोध करते रह गए। सुनिए, नवाब मलिक जी का निश्चित रूप से हो गया है। जो
उनकी पार्टी है, अजीत पवार जी की पार्टी है, वो उनकी प्रवक्ता उनका जवाब देंगे। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जो गठबंधन धर्म है, गठबंधन धर्म के तहत सम्मान दिया गया कि नहीं दिया गया। अभी आपने जिन महापुरुष का नाम लिया, अगर वो अजीत पवार जी की पार्टी उनको टिकट देती है तो क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने चिल्लाया कि इसको मैं टिकट दीजिए? विरोध आपके विरोध करने के बावजूद मिला ना, मैं तो वही कह रहा हूं। और जो ठाकरे जी को वहां पर जो है उद्धव ठाकरे जी ने ब्लैकमेल की राजनीति की, जिस प्रकार से कांग्रेस को 120 से 80-90 के बीच आप लाख कुछ कह लीजिए सौरभ दुबे जी, लेकिन मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। ये आग का दरिया और तैर के जाना है। अब 5300 नॉमिनेशन हुए, विवेक जी के पास जा रहा हूं, उसके संजय राणा जी आपके पास आ रहा हूं। विवेक जी देखिए, ये जो कोई विश्लेषक के नाम पे यहाँ आए हैं जी, उन्होंने मुझे मासूम कहा, इसलिए मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं बदमाश नहीं हूं और बदमाशी करता भी नहीं। दूसरी बात, 100 करोड़ की बात चल रही है जी। 100 करोड़ का आरोप है। ऐसे आरोप तो उन्होंने कितने लोगों पे लगाए हैं। अभी जो उनको उप मुख्यमंत्री है, उनके ऊपर खुद प्रधानमंत्री जी ने आरोप लगाया था 2 दिन पहले कि 70,000 करोड़ का घोटाला किया है सिंचन में, और वो दूसरे दिन उनके पार्टी में आके वो पवित्र हो गए हैं। तीसरी बात कि अगर राजनीति ये सिर्फ बदमाशी करने के लिए की जाती है, ऐसा राजकीय विश्लेषक को कहना है क्या? हम ये मानते हैं कि राजनीति का उद्देश्य समाज में सकारात्मक बदलाव के लिए होना चाहिए। हम ये मानते हैं अब ये परिपाटी नहीं रह गई विवेक जी, ऊंचा हो, ये बड़ी बड़ी बातें कहने के लिए होती है। राजनीति में इतना ईमान बचा नहीं है। कुछ एक नेता होते होंगे ऐसे, मैं मानता हूं कुछ एक नेता होंगे, लेकिन हर कोई ऐसा नहीं होता। आज की तारीख में मुझे मालूम नहीं, मैं मेरे पार्टी के बारे में कह रहा हूं। तीसरी बात, परिवारवाद की बात हो रही। अरे सभी परिवारवादी, सभी भ्रष्टाचारी तुम्हारे पार्टी में आते हैं। अभी कितने लोगों के रिलेटिव्स को भाजपा ने विधानसभा में टिकट दिया है, वो भी देखो। वो परिवारवाद चलता है। और हाँ, हम परिवारवादी पार्टी अगर हमें कहा जाता है तो हमारे परिवारवाद पे हमें गर्व है, क्योंकि हमारे परिवार ने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी। हमारे परिवार ने देश सिर्फ परिवार ने थोड़ी लड़ी सर, हर किसी ने लड़ी सर। उस टाइम के हर किसी ने लड़ी सर। नहीं, हर किसी का नाम मत लो, इसमें आरएसएस वाले संघी लोग नहीं थे। मैं किसी एक पर्टिकुलर पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं। किसी एक परिवार ने इस देश को आजादी नहीं दिलाई। विवेक सर काइंडली इस तरह का रिमार्क न दे। संजय राणा कुछ कहना चाह रहे हैं। एक मिनट चाहता हूँ शांतिपूर्वक। योगदान हो सकता है, मैं योगदान से इनकार नहीं कर रहा हूं विवेक जी। सिर्फ एक परिवार की बदौलत आजादी मिली ये नहीं कहा जा सकता है। योगदान हो सकता है, मैं योगदान के लिए इनकार नहीं कर रहा हूं। विवेक जी कुछ इनका सम्मान करता हूं। इन्होंने कहा, क्या कहा कि इनके परिवार ने आजादी दिलाई है। भाई साहब, अरे मेरा अभी की रचना, अरे सर सुन लीजिए, मैं बीच में बिल्कुल बोला नहीं, बीच में बोलिए। मैं बोल रहा हूं ना, आपकी पार्टी की उत्पत्ति, स्थापना जिसने की थी वो अंग्रेज, जो पूर्व अध्यक्ष थे वो अंग्रेज, बीच में 2010 तक अंग्रेज कमिश्नर बने रहे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष 1910 तक। अरे किस मुंह से बोलते हैं? नंबर 1। नंबर 2, आज तक एक नेता बता दीजिए विवेक जी, एक नेता जो कांग्रेस का हो और जिसको काला पानी की सजा मिली हो, जिसको लाठी खाने को पड़ी हो, जिसको फांसी हुआ हो, कि सब के सब कांग्रेस के जितने भी नेता सो कॉल्ड बोलते राजनीति कर रहे हैं और देश को आजादी दिलाए, ये पिठलग्गू थे कांग्रेस के और ये अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले थे। इनको ये बताइए कि कौन सा क्रांतिकारी है? मैं बोल रहा हूं संजय राणा जी, जिसमें जेल में रहने के बाद किताब लिखने की डिबेट संजय राणा जी, डिबेट दूसरी दिशा में चला जाएगा। नहीं, अगर आजादी की बात हुई तो बता रहे। अब मैं दूसरे मुद्दे, इन्होंने बात बोली। एक संजीव कौशिक जी के बाद आ रहा हूं। एक मिनट में मांगा, बीच में किसी से नहीं बोला। एक इन्होंने बोला कि हम जिस पार्टी से आते हैं वहां पर स्वच्छ राजनीति होती है, हम किसी के साथ विरोध नहीं करते हैं। वो कह रहे हैं परिवारवाद पर जवाब दीजिए संजय राणा जी, परिवारवाद पर जवाब दीजिए। परिवार उसमें दे रहा हूं सर, आ रहा हूं। जवाहरलाल नेहरू ने परिवारवादी की बात कर, जवाहरलाल नेहरू ने मजनू सुल्तानपुरी को 1 साल जेल में डाल दिया था कि उन्होंने एक बैकअप दे दिया था। दुर्गा प्रसाद
एक एडिटर होते थे, उनको 9 से निकलवा दिया था, जुगनू पिक्चर बैन करा दी थी। 70 ऐसे केसेस हैं पंडित जी के खिलाफ जो पंडित जी ने अपने तानाशाह की वजह से चलाया। ठीक है, अब आता हूँ मुख्य मुद्दे पे, अब आता हूँ मुख्य मुद्दे पे, परिवारवाद पे। सर विवेक जी शांत हो जाओ। हिंदुस्तान एक्सप्रेस में से परिवारवाद किसको बोलते हैं सर? डॉक्टर साहब शांत हो जाइए। परिवारवाद उसको बोलते हैं। विवेक जी आप पत्रकार हैं, आपका बेटा भी पत्रकार बन सकता है, लेकिन योग्यता पे पत्रकार बनता है तो उसको परिवारवादी नहीं बोलते हैं। अयोग्य व्यक्ति पैदा होता ही अध्यक्ष बनने के सपना देखने लगे और राष्ट्रलक के सपना देखने लगे, उसको परिवारवादी बोलते हैं। जैसे उद्धव ठाकरे, जैसे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और जितने गांधी हैं वो, और जैसे आपके हमें नाज है उन पर। अरे कैसे नहीं बात करेंगे? क्या सिल्वर, क्या योग्यता है राहुल गांधी की? राहुल गांधी तो ग्रेजुएट नहीं है। मैं टीवी पे बात कर रहा हूँ, क्या मेरे नाम केस कर दो भाई। राहुल गांधी तो ग्रेजुएट भी नहीं है। अरे एक एक करके संजीव कौशिक जी, एक एक करके संजीव कौशिक जी को लेके आए स्क्रीन पर, संजय द्विवेदी को लाइए। एक एक करके बात महाराष्ट्र के चुनाव की हो रही है, विनिंग प्रोबेबिलिटी की हो रही है, महाविकास अघाड़ी वर्सेस महायुति की हो रही है। संजीव कौशिक जी, किधर आपको ज्यादा बैलेंस नजर आ रहा है? एक सेकंड संजय द्विवेदी आ रहा हूं, रुकिए प्लीज, मैं आ रहा हूं सर, कैसे उछलने लगे? एक सेकंड रुकिए, मैं आ रहा हूं जी। उससे योग्य राज ठाकरे थे जिनको योग्यता के हिसाब से मिलना चाहिए था, लेकिन क्या उनके पुत्र थे बाला साहब ठाकरे? संजीव कौशिक जी, संजय राणा जी प्लीज वेट कीजिएगा। संजीव कौशिक, संजय द्विवेदी स्क्रीन पर प्लीज। विवेक भाई दो बातें, एक तो महाराष्ट्र चुनाव से जुड़ा हुआ और एक भारत के इतिहास से जुड़ा हुआ। दोनों लोगों ने दो बातें रखी, दोनों राजनीतिक विश्लेषक ने। पहली बात तो महाराष्ट्र चुनाव के संदर्भ में मैं कह दूं कि ये कह रहे हैं कि अमित शाह ने बागियों के ऊपर अनुशासनहीनता की कार्रवाई या अनुशासन कार्रवाई करने के लिए उन्होंने बोल रखा है। अरे भाई साहब, जो बगावत करते हैं वही बागी, किसी भी पार्टी को लेना देना नहीं होता है, उसमें कुछ लाभ नहीं होता है, आप उसका कुछ नहीं पहली दुबे जी। और दूसरी बात, जो हमें इतिहास पढ़ाने की कोशिश की जा रही है, तो संघ के इतिहास में ये बात पढ़ाया जाता है कि जिन लोगों ने ढेले बराबर किसी अंग्रेज के ऊपर एक ढेला भी किया, वो लोग कहते हैं कि आपने राजनीति में क्या किया और क्या दिया। कांग्रेस पार्टी के भगत सिंह की जो है फांसी के पीछे जान कुर्बान, अंगूठे पे चोट लग जाने के बाद में दोबारा उनकी कुर्बानी के पीछे कितना डटा हुआ है, आप उसकी तुलना कर रहे हैं। अरे कोई परंपरा है क्या? आजादी की लड़ाई पे डिबेट थोड़ी ना है, आप लोग भी कमाल करते हैं। लेकिन इतिहास पढ़ा देते हैं ना, आजादी की लड़ाई पे योगदान पे डिबेट थोड़ी ना है सर। महाराष्ट्र में किसका कितना योगदान है? संजीव कौशिक जी, आज जो तलवारें खिंची हुई हैं महाविकास अघाड़ी में, एक एक सीट को लेकर पेच फंस रहा है। 20 सीटों पर अभी कहा जा रहा है कि अभी भी बातचीत चल ही रही है, एक दूसरे से पूछे बगैर कई सीटों पर कैंडिडेट्स दे दिए जा रहे हैं। मैं उस पर आपका जवाब चाह रहा हूं संजीव कौशिक जी, उसके बाद में संजय द्विवेदी आपके पास आ रहा हूं। संजीव कौशिक, दोबारा दोहरा रहा हूं कि देखिए, जब कभी भी गठबंधन की राजनीति होती है तो अधिकांशतः दल जो होते हैं वो चाहते हैं कि मैक्सिमम सीटों पर हम लड़े। अब ये बात अलग है कि गठबंधन के लोग जब एक साथ मिलते हैं, ये दोनों पक्ष के लिए है, हम पक्ष, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की बात कर रहे हैं। दोनों की कोशिश होती है कि हम ज्यादा पर लड़ें, लेकिन देखना यह होता है कि किस सीट को कौन व्यक्ति निकाल पाएगा। और इसी चीज को देखने के लिए और बेहतर कॉम्बिनेशन देखने के लिए उस पर वक्त लगता है, और दोनों पार्टियां अपने अपने तरीके से लड़ रही है। लेकिन जो खूबी और खामियां हैं दोनों पार्टी के लिए, सबसे बड़ी चुनौती बागी ही रहेंगे। और साथ साथ भारतीय जनता पार्टी इस बार पूरी कोशिश करेगी, क्योंकि इससे पहले वाले लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ये बात जानती है कि कांग्रेस पार्टी ने उनसे बढ़त बना ली है। कई विधानसभाओं में जिस तरह से उन्होंने मजबूती के साथ प्रदर्शन किया है, ये एक चिंता का विषय भारतीय हरियाणा जैसी बढ़त बनाई क्या संजीव कौशिक जी? अरे क्या बात कर रहे हैं, हरियाणा जैसी बढ़त की क्या बात कर रहे हैं? हरियाणा में कितने प्रतिशत वोटों का अंतर रह गया? हरियाणा में नहीं, मैं ऐसे ही पूछ रहा था, कहीं हरियाणा जैसी कोई बढ़त आपने बनाई हो जो आपके पास खबर आ रही हो? आपके सोर्सेज रहते हैं ना संजीव कौशिक जी। आप देखिए, मुझ पे नाराज होने से क्या होगा? मैं तो सवाल ही पूछ सकता हूँ ना, मेरे सवाल से नाराजगी क्यों आपको? संजय जो गलतियां की, मैं विवेक सर एक सेकंड आ रहा हूँ पास। संजय द्विवेदी कुछ कहना चाह रहे हो, उसके बाद मैं आ रहा हूँ आपके पास। संजय द्विवेदी जी, देखिए, अभी हमारे भाई जो हैं परिवारवाद की बात कर रहे थे, लेकिन जब आप उंगली ऐसे करते हैं, 3 उंगली आपके पीछे होती है। भारतीय जनता पार्टी में कितनी पार्टियां हैं? 30 साल शिवसेना संघ में नहीं परिवारवाद वाली नहीं थी, तब याद नहीं आई क्या कि उद्धव ठाकरे परिवारवाद में है? अब जब उद्धव ठाकरे ने सरकार नहीं बनाई उनके साथ मिलकर, तो परिवारवादी हो गए।
ये तेजस्वी यादव अपने दम पे अगर वहां पे सीटें लेके आ रहे हैं, अखिलेश यादव अगर अपनी दम पे उत्तर प्रदेश में 37 सीटें लेके आ रहे हैं, राहुल गांधी अगर अपनी दम पे 99 सीटें लेके आ रहे हैं, तो क्या दिक्कत है इसमें आपको? क्या दिक्कत है भाई आपको? और आदित्य ठाकरे जी को थोड़ी ना बोला था भाजपा ने कि मंत्री बना दो। पहले चाचा से पहले गठबंधन किया, चाचा से गठबंधन किया, देखा चाचा होगा बेकार। इसके बाद उन्होंने क्या किया, उनके लड़के से लिया, चिराग पासवान को मंत्री बना दिया। उत्तर प्रदेश में आई है अनुप्रिया पटेल, दोनों परिवार लड़वा दिए, दोनों परिवारों को अलग कर दिया। ये जिन से गठबंधन किया, चाहे पीडीपी हो, चाहे मायावती हो, चाहे जेजेपी हो, चाहे बीजू जनता दल हो, सबको खत्म कर दिया। तो जो राजनीति चल रही है इस समय देश की, अगर सरकार नहीं बना पा रहे हैं तो सरकार हम खरीद लेंगे। हमारे पास उद्योगपति भी है, हमारे पास पैसा भी है, जो महाराष्ट्र में किया। शिवसेना तोड़ी पहले, फिर अजित पवार, जिसके लिए चक्की पीसिंग जनता जवाब देगी ना, कि चक्की पीसिंग का जवाब जनता देगी। लेकिन संजय जी, रुपए का जवाब जनता देगी। संजय जी, किसी का कोई अपना परिवार ना संभाल पाए तो सवाल तो परिवार के मुखिया पर भी है कि आप अपने लोगों को एकजुट नहीं रख पाए। अगर इसी लाइन पर आना चाहें तो। अरे मैं उसी पर जवाब दे रहा हूं विवेक जी। अगर हम परिवार संभाल नहीं रख पाए तो सिंधी 2014 में हमारे साथ थे कि नहीं थे? 2019 में सरकार बन रही थी, तब थे कि नहीं थे? जी ठीक है, तो डॉक्टर विवेक कुछ कहना चाह रहे हो? सौरभ दुबे जल्दी से। डॉक्टर सुन लीजिए एक मिनट ना, जल्दी से सर, समय सीमित है। तो उस समय मेरा काउंटर ले लीजिए, फिर विवेक मैं आ रहा हूँ सौरभ दुबे, मेरा काउंटर ले लीजिए, फिर विवेक जी के पास ठीक जाइएगा। डॉक्टर विवेक एक सेकंड, सौरभ दुबे एक सेकंड। डॉक्टर विवेक, हरियाणा की बात आप मैं बहुत 30 सेकंड में खत्म कर दूंगा। जी सर, जी। हरियाणा में हमारी जो भी गलतियां हो गई वो हमारे ध्यान में आई है। हरियाणा में लेकिन हमारा वोट परसेंट 11% बढ़ा है, ये बात आपने बताई नहीं, वो आपने बताना चाहिए। और दो पार्टी में डिफरेंस कुछ पॉइंट परसेंट का है। जी सर। दूसरी बात कि ये जो बीजेपी वाले लोग हैं जी, ये बहुत ही, जिसको कहते हैं ना कि दूसरे के आंख में उंगली एकदम पटक से जाती है, खुद के आंख में नहीं आती। अभी इन्हीं के पार्टी सरकार में मंत्री थे जिनको निकालने के लिए उद्धव ठाकरे जी के मिनिस्ट्री में उन्होंने हस्तक्षेप किया था और उनको निकालना पड़ा, क्योंकि उनके ऊपर एक औरत को बदनाम करके आत्महत्या को प्रवृत्त करने का आरोप था। उस आदमी के खिलाफ इनकी चित्रा वाघ हाईकोर्ट गई जी, और अभी ये इनके मिनिस्ट्री में मिनिस्टर है। तो ये किस तरीके के लोग हैं? ये दूसरे के परिवारवाद पे सौरभ दुबे आपका जवाब। 100 करोड़ की बात करते हैं, अरे तुम्हारे तो सब लोगों के ऊपर कितने आरोप। ठीक है, डॉक्टर विवेक जवाब लेते हैं। सौरभ दुबे जल्दी से 10 सेकंड में। भाई साहब, सौरभ दुबे जी वैसे भी बहुत ज्यादा उंगली उठाते हैं। हाँ, आप बहुत उंगली उठाते हैं सौरभ दुबे जी, आप जवाब दीजिए जल्दी से। देखिए, मैं संजय द्विवेदी जी का बहुत सम्मान करता हूँ, मुझे दुख इस बात का होता है। हम सभी करते हैं, आप इसमें कौन सा नया काम कर रहे हैं? हम लोग सम्मान नहीं करते क्या संजय जी का? सुन लीजिए, इतने वरिष्ठ होने के बाद, इतने कर्मठ शिवसेना के जो है वो नेता हैं, उसके बावजूद मुझे दुख इस बात का है कि उनके जैसे लोगों को आगे न बढ़ा करके नहीं, तो आप क्या चाहते हो? आपकी तरफ आ जाए, जैसा आपने एनसीपी में किया, जैसा आपने शिवसेना में किया, वही आप संजय जी के साथ करना चाहते हैं? सुन लीजिए भाई साहब, यहीं से टीवी पे बैठे बैठे डोरे डाल रहे हैं आप। नहीं, हाँ, ये सौरभ दुबे जी जब आप ऐसे करते हैं ना तो 3 उंगलियां इधर होती है। सौरभ दुबे जी जब आप ऐसे करते हैं 3 उंगलियां इधर होती है। आप भी राजनीतिक विश्लेषक बनके ही घूम रहे हैं, आप भी अभी तक राजनीतिक विश्लेषक ही हैं, माफ कीजिएगा। मैं समय सीमित है, मैं डिबेट कंक्लूड कर रहा हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए डिबेट में और अपना कीमती वक्त देने के लिए। लेकिन दर्शकों, एक बात तो होता है कि महाराष्ट्र के चुनाव में रोमांच बहुत बढ़ने वाला है और लड़ाई भी मजेदार होने वाली, जो सियासी लड़ाई होगी। डिबेट में फिलहाल इतना ही, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं।